सबसे पहले आप सोचिए कि यार मेरी वाई क्या है। ठीक है, मेरा वाई क्या है, यानी वाई आई एम इनटू दिस स्पेसिफिक प्रोफेशन, वाई आई एम डूइंग दिस स्पेसिफिक जॉब। ठीक है, तो ये हमने देखना है कि अगर मैं केटरिंग का बिजनेस कर रही हूँ, मैं अगर मैं कोई भी बिजनेस कर रही हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रही हूँ, मैं कुरान की टीचर हूँ, किसी भी किस्म की कोई मैं टीचर हूँ, किसी भी प्रोफेशन में हूँ, अगर तो मुझे अपनी वाई नहीं पता ना कि यार अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो आखिर मैं क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, अगर मुझे वो चीज नहीं पता है तो मैं उस काम को कर ही नहीं सकती। तो सबसे पहला स्टेप टीचिंग प्रोफेशन में आपका ये है कि आपने अपना या कोई भी प्रोफेशन में अपनी वाई तलाश करो कि मैं कोई काम कर रही हूँ, तो उसके पीछे रीजन तलाश करो, वाई, कि मैं आखिर कर क्यों रही हूँ। वाई तीन किस्म की होती है, एक होती है स्पिरिचुअल वाई, इमोशनल वाई, और एक विजनरी वाई। ठीक है, आई वुड लाइक टू रिपीट, तीन तरह की वाई होती हैं, एक होती है स्पिरिचुअल वाई, एक होती है इमोशनल वाई, और एक होती है विजनरली वाई। तो हमने इन तीन पर्सपेक्टिव्स में अपने आप को जांचना है, देखना है कि मेरी वाई क्या है। मैं अगर स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रही हूँ तो मैं किस लिए जा रही हूँ। अगर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में देखा जाए, अगर टीचर स्कूल, हम टीचिंग में स्कूल इस वक्त ले रही हूँ, यानी आपका किंडरगार्टन लेवल से लेकर ग्रेड 10 तक, वो हमारा स्कूल ही कहलाता है। ठीक, अब मैं स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रही हूँ तो मैंने देखना है कि यार मेरी स्पिरिचुअल वाई क्या है। मेरी स्पिरिचुअल वाई ये है कि मैं घर से जो निकल रही हूँ, मैं एक नेशन बिल्डिंग के लिए निकल रही हूँ। वालदैन अपनी औलाद को 8 घंटों के लिए टीचर्स की सपोर्ट कर देते हैं, 8 घंटों के लिए वो अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। ठीक है ना, बच्चे आपकी कस्टडी में होते हैं, बच्चे आपके हाथ में होते हैं। अब 8 घंटे में उनको मोल्ड करना, उन पर मेहनत करना एक टीचर का काम होता है। ठीक जनाब, तो स्पिरिचुअल वाई क्या है आपकी, स्पिरिचुअल वाई ये है कि आपने ये देखना है कि मैं यहाँ पर क्यों जा रही हूँ, स्कूल क्यों जा रही हूँ, मेरा प्रोफेसर टीचिंग का है, तो मेरी स्पिरिचुअल वाई क्या है। वो ये है कि मैं घर से इस मोटिव के साथ घर से निकल रही हूँ कि मेरी स्पिरिचुअल वाई ये है कि मैं एक मुल्क के मेमार को तश्कील करने जा रही हूँ, किसी की कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए जा रही हूँ, मैं एक नेशन बिल्डिंग के लिए जा रही हूँ, मैं बच्चों को सिखाने के लिए जा रही हूँ। दिस इज माई स्पिरिचुअल वाई। ठीक है, बाकी आपकी आती है इमोशनल वाई, विजनरी वाई। आप क्या सोच रहे हैं, आपका टारगेट क्या है। विजनरी वाई ये है कि आप, एक टीचर जो होता है वो बच्चों को देख रहा होता है कि यार मेरा एक विजन क्या है, मैंने बच्चों को, एक तो वो आप नेशन बिल्डिंग तो कर रहे हैं, पर आपकी विजन क्या है। आप देख रहे हैं कि मैं बच्चों को कल का मैंने क्या बनाना है, क्या मेमार बनाना है, किस प्रोफेशन में किस तरीके से लेके जाना है, मेरा एक टारगेट क्या है, मुझे, मैंने बच्चों को किस तरीके से मोल्ड करना है। आपकी विजनरी वाई ये कहलाती है। उसके अलावा आपकी इमोशनल वाई, इमोशनल वाई क्या है, एक अटैचमेंट है कि इमोशनल वाई ये होता है कि एक उस्ताद अपने जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ बच्चों का उस्ताद ही नहीं होता, वो उनके लिए एक माँ का, बाप का दर्जा भी रखता है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं जो स्कूल में आते हैं वो क्या कहते हैं, एक अटैचमेंट के साथ आते हैं, वो एक टीचर को टीचर के हवाले से नहीं देखते, वो इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं, इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि लिटरली वो अपनी माओ से ज्यादा बात अपनी टीचर्स की सुनने लग जाते हैं। मैं आज टॉपिक को आज इसलिए लेकर आई हूँ कि मैंने खुद टीचिंग प्रोफेशन में आज तक हूँ, मैंने अलरवात इंटरनेशनल स्कूल की मैनेजमेंट में काम किया है, मैंने शेफील्ड स्कूल ऑफ इंटीरियर डिजाइन के अंदर आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ाया है, मैंने कंप्यूटर में ऑटोकैड स्टूडियो मैक्स प्रोग्राम्स पढ़ाए हुए हैं, मैंने या लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स में काम किया है। तो मेरा हर लेवल के ऊपर बहुत सारे लोगों से वास्ता पड़ा है, और आज मैं अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से भी, जो मेरी स्कूल लाइफ गुजरी है उससे भी कुछ बातें शेयर करूंगी। ठीक है, वही मैंने आपको जैसे बताया, नॉट हियर टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन, बस जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने अपना एजुकेशनल फील्ड में जैसे मैंने फील किया है, या मैंने अपने स्कूल के जमाने में मैं टीचर को कैसे देखती थी, वो बातें आज शेयर करने के लिए आई हूँ, ताकि जो टीचर्स इस वक्त मेरे प्लेटफॉर्म पर हैं तो हो सकता है वो कुछ रिलेट कर सकें मेरी स्टोरी सुनने के बाद, या मेरी बातें सुनने के बाद शायद मैं किसी की, शायद मेरी बात आज की टॉक शायद किसी की काउंसलिंग कर सके, या किसी को जो हो सकता है कोई ऐसी टीचर हो जो समझ रही हो कि जो मेरी बातें जो आज हैं, हो सकता है वो सब चीजें जो मैं आज कहूँ
हो सकता है आप उनसे एग्री करें, यू माइट एग्री, यू माइट डिसएग्री, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। हम यहाँ प्रूफ करने तो नहीं आए ना, जो मेरा कुछ है, मैं जो समझती हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। जो आपको समझता है सही लगे आप वो ले लें, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी जिंदगी में। हम सब, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं अब कोई यानी महान बन गया हूँ या मेरा जिंदगी का मकसद, हमारा जिंदगी का मकसद कभी भी पूरा नहीं होता। हम बच्चों से भी सीखते हैं, बूढ़ों से भी सीखते हैं, पढ़े लिखों से भी सीखते हैं, जाहिलों से भी सीखते हैं, अच्छे लोगों से भी सीखते हैं, बुरे लोगों से भी सीखते हैं। हम हर रोज कुछ ना कुछ हर इंसान से जरूर सीखते हैं। तो आज स्पेसिफिकली मैं टीचिंग के प्रोफेशन से बात करने के लिए आई हूँ, ठीक है। तो आपने सबसे पहले अपना वाय तलाश करना है। वाय 3 तरह का होता है, एक होता है स्पिरिचुअल वाय, एक होता है इमोशनल अटैचमेंट जो बच्चा आपके साथ कर लेता है। अक्सर हम जहाँ स्कूल में, मैंने यहाँ पर काम किया हुआ है, तो माएँ होती थी, अक्सर मुझे फोन करके कहती थी, देखो वो मेरा बच्चा ना, आज मेरी बेटी मेरी बात मान नहीं रही, पर वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम ऐसा करो, ये बात मैं उसको कहना चाहती हूँ पर वो मान नहीं रही, मगर तुम कहोगी ना तो वो कर देगी। तो बच्चे इस कदर इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी टीचर्स के साथ, इतने ज्यादा अटैचमेंट उनकी हो जाती है कि वो अक्सर बातें माएँ भी स्कूल में टीचर्स को फोन करके कह रही होती है कि मेरे बच्चे को ऐसा कह दो, क्योंकि बच्चे सुनते हैं टीचर्स की बात, वो सुन रहे होते हैं, ठीक है। वाय आपने तलाश कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है कि अब देखें बच्चों की जो 4 साल तक की उम्र होती है, जब 1 साल से लेकर 4 साल का जो बच्चा होता है, 4 साल में बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाती। एक बच्चे का जो एक कैरेक्टर होता है, उसकी शख्सियत जो होती है, वो 4 साल में कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद वो पॉलिशिंग हो रही होती है, ग्रूमिंग हो रही होती है, वो बच्चा यानी ग्रो अप हो रहा होता है, ये सब चीजें हो रही होती हैं। मगर जो उसका एक कैरेक्टर है, उसकी शख्सियत है, वो 4 साल के अंदर मुकम्मल हो जाती है। तो अब जो छोटा बच्चा है और जो छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल में आते हैं, वो सबसे ज्यादा अपने टीचर को फॉलो करते हैं। मैं आपको बताऊं, वो अपनी टीचर्स को आइडियलाइज करते हैं, टीचर्स को अपना हीरो समझते हैं। आपने देखा होगा आज भी मुझे याद है मेरी जिंदगी में कितने हीरोज थे। मेरी जो मैं आज तक याद करती हूँ, मेरी इस टीचर को ऐसी थी, मेरी वो टीचर ऐसी थी, मेरे कॉलेज लेवल में मेरा वो टीचर था, मेरे स्कूल, क्योंकि हम सब आइडियलाइज करते हैं अपने टीचर्स को, वो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं। तो एक टीचर को जो अपने स्कूल में जो जा रही है, तो इसको ये सोचना चाहिए, जो मैंने 3 वाइस बताए हैं, उसके बाद को ये सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे वो वो मुझे आइडियलाइज करते हैं, मुझे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। तो एक टीचर को मॉडेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी अपीयरेंस होती है वो बहुत काउंट करती है। आप जो कपड़े पहन के जाती हैं, जो अपीयरेंस होती है, बच्चे बकायदा, आप ये मत समझे कि बच्चे छोटे हैं उनको क्या पता है, बच्चे एक एक चीज नोट करते हैं। आपको सोचे जब हम छोटे थे स्कूल में, जो हमारी टीचर्स बड़े तैयार होके अच्छे कपड़े पहन के और बड़ा अच्छा से लिपस्टिक लगा के, पर्स लेकर, वो परांदे शरांदे लगा के, या अच्छे से बाल बना के जो आती होती थी, एक फ्रेश सा उनका लुक आता था और लगता था जैसे क्लास में एक बहार सी आ गई हो। हमें बड़ा अच्छा लगता था, मजा आता था पढ़ने में उस टीचर को देखकर, यानी हम इंतजार करते थे यार। और जो टीचर्स ऐसे, बहुत सारी हमारी इस्लामियत की और फिजिक्स की टीचर ऐसी होती थी, वो तेल वाली चुटियां लगा दी उन्होंने और ऐसे आ गई, आके बैठ गई, 8 घंटा पूरा किया जी, चली गई। तो क्लास में हम लोग एंजॉय नहीं करते थे, मजा नहीं आता था। हम भी अपना टाइम पूरा करते थे यार, चले जाओ। और टीचर भी जो इस तरह होती थी, देखें टीचर जो है, आप टीचर भी आपका जो लुक होता है ना, जो आपकी जो अपीयरेंस होते हैं, वो आपकी रेटिंग भी करते हैं बच्चे। छोटा छोटा बच्चा भी आपकी रेटिंग करता है, आपको रिस्पेक्ट भी उसके मुताबिक ही बच्चा देता है। जो आप अपना एक, जो इस तरीके से आप अपीयरेंस एक आप बना देती हैं बच्चों के आगे, बच्चा उसी के मुताबिक आपकी रेटिंग करता है। ये बच्चा दिमाग में, मुझे याद है ना, मैं, हम बच्चे नहीं देखे, हमें पता होता था यार ये टीचर ऐसी है, उसको उतना ग्रेड देते थे, पीछे बातें करते होते थे, इस टीचर की ये ग्रेडिंग है, उसको इतना ग्रेड करते थे, ये करते थे, अच्छी होती थी उसका इंतजार करते थे, जो तंग करती थी ऐसी आ जाती थी, हम कहते यार इनका तो टाइम खत्म हो, तो जाओ, तो इनकी जान छूटे, इस तरीके से यानी पास करने। तो अपने मॉडेस्टी के ऊपर, अपनी ड्रेसिंग के ऊपर काम कीजिए, स्कूल जाएं, बच्चे आपको फॉलो करते हैं, ठीक है जनाब, आपको कॉपी करते हैं। मैं भी घर में जब जो छोटी थी, घर आती थी, तो मैं भी जो चश्मा लगा के, लंबा सा वो दुपट्टा लगा के, चुटिया बना के, वो टीचर की तरह से कॉपी कॉपी करती थी घर में अपने सब भाइयों को, बल्कि अपने जो मुझसे बड़े बहन भाई भी थे उनको भी मैं पढ़ाती थी। तो इस तरीके से होता है कि आप भी जब आप बाहर निकलने, पढ़ाने के लिए जा रही हैं, तो उसको एक आप जो है वो 8 घंटे की नौकरी न समझें, उसको आप समझें कि आप वहां पर जा रही हैं, वालेकुम अस्सलाम टू ऑल,
जब आप स्कूल जा रही हैं तो आप ये सोच लीजिए कि आपको एक फ्रेश लुक होना चाहिए पढ़ाने के लिए जब आप स्कूल जाएं, सोता हुआ लुक नहीं होना चाहिए। अपना ड्रेसिंग पे आप ध्यान दीजिए, एक एंथुजियास्टिक, यानी क्लास में टीचर दाखिल हो जाओ तो एक जैसे बाहर आ जाए, हवा का झोंका आ जाए, मजा आ जाए क्लास में कि यार टीचर पढ़ाने के लिए आई, इतना इंटरेस्टिंग बना दें एक टॉपिक को कि मजा आ जाए। ठीक है, तो एक जगह मैं ये पढ़ रही थी कि उस्ताद जो होता है, उस्ताद शागिर्द को इल्म नहीं देता, इल्म की प्यास देता है। इसका क्या मतलब है? एक उस्ताद अपने शागिर्द को इल्म नहीं देता, इल्म की प्यास देता है। यानी जो एक टीचर होता है जो क्लास में दाखिल होता है, तो वो एक बच्चे के अंदर उसकी प्यास जो होती है एजुकेशन की, वो प्यास डेवलप कर देता है। अब वो बच्चे होते हैं वो आगे जाके एक्स्ट्रा रिसर्च करें या जो कुछ करें, मगर जो एक प्यास होती है नॉलेज, सीकिंग नॉलेज जिसको कहते हैं, वो इरेक्ट कर देता है एक बच्चे के अंदर। ये जो एक अच्छे टीचर का काम होता है। ठीक है, अच्छा, और आपने क्या करना होता है कि जो आपकी 8 आवर्स की जॉब होती है, जैसे मैंने कहा कि जो वालिदैन होते हैं वो अपने तो बच्चों को 8 घंटे के लिए आपके सपोर्ट कर देते हैं। अब 8 घंटे के लिए बच्चे आपकी कस्टडी में होते हैं, वो आपकी औलाद के तरीके से होते हैं। आप जैसा उनको मोल्ड करती हैं, ट्रीट करती हैं, बिहेव करती हैं, बच्चे वैसे ही बन जाते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। ठीक है, तो आपकी जो 8 घंटे की जॉब होती है, उस 8 घंटे की जॉब को मैं ये कहूंगी उसको जॉब नहीं लीजिए, अपने प्रोफेशन से प्यार करें। क्योंकि अगर आप 8 घंटे की जॉब को लेंगे, यार जॉब है, वक्त पूरा करना है, जाना है, 8 घंटा सैलरी उठानी है, आना है, तो ना आप अपने वक्त वक्त को एंजॉय करने पाएंगी, ना बच्चा एंजॉय कर पाएगा, ना वो कुछ सीख पाएगा, ना कुछ आप सिखा सिखा पाएंगी। तो दूसरा पॉइंट मैं आपको ये दूंगी कि यू हैव टू एंजॉय योर वर्क। जब तक आप अपने काम को एंजॉय नहीं करेंगी, आप अपना जो मैसेज है वो कभी भी स्टूडेंट को कन्वे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यू हैव टू लव योर सेल्फ, यू हैव टू लव योर वर्क। जब तक आप अपने रिस्पेक्ट भी देखें, उस मायने में आ जाता है, जैसे मैंने कहा बच्चे अपनी टीचर्स को आइडियलाइज कर रहे होते हैं, वो जो अपना एक इम्प्रेशन क्लास के अंदर बना देती हैं, एक इमेज बना देते हैं, उसी तरीके से बच्चे उनको उनकी ग्रेडिंग करने लग जाते हैं। ठीक है जनाब। अब टीचर को क्या करना चाहिए कि वो अपने जो बच्चे हैं क्लास के, उनको इतनी ट्रेनिंग कर देनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी एजुकेशन सिस्टम की तरफ आते हैं। अब क्लास में जो एक टीचर पढ़ाने के लिए आ रहा है, तो उसको बच्चे के साथ क्या करना चाहिए ये डिस्कस करते हैं। बच्चे के लिए एक जो टीचर है उसको क्या चाहिए कि वो कम से कम बच्चे को इस तरीके से मोल्ड कर दे कि बच्चे को तमीज आ जाए अच्छे में और बुरे में। बहुत सारी जगह मैंने ऐसे देखा हुआ है कि ये मैं ओवरऑल सिस्टम की बात नहीं कर रही, तमाम टीचर्स की बात नहीं कर रही, बहुत सारी जगहों में मैंने ऐसा देखा है। हमारे एशियन सिस्टम में ऐसा होता है, हमारे स्कूल में भी ऐसा होता था, क्लास में ऐसा हो जाता था कि बच्चों को सजा दे देते थे, उनको उकड़ो उकड़ो बना दिया, उनको क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। देखिए, जो एक सेल्फ स्टीम होती है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये हर एक की होती है। छोटे से छोटा बच्चा भी हो जाए ना, छोटे से छोटा सा बच्चा भी होगा तो उसकी भी रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ स्टीम होती है। तो कोशिश कीजिए इस प्रोफेशन में, अगर तो आप टीचर हैं, क्लास में बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत ख्याल रखिए, उसकी सेल्फ स्टीम का बहुत ख्याल रखिए। उनको जो है आप क्लास के अंदर उनको सब बच्चों के सामने ऐसी सजाएं नहीं दें जिससे उनकी सेल्फ स्टीम मजरूह हो, जिससे उनकी रिस्पेक्ट खराब हो। जैसे मेरे बच्चे हैं, फौरन से मैंने बच्चों को अभी एक स्कूल से डाल उठा के दूसरे स्कूल में डाला है, उनको उन्होंने कभी उर्दू पढ़ी नहीं, तो वो पहले से परेशान हो जाते हैं, मामा आप जो क्लास में ऐसा हो आप टीचर से जल्दी से बात कर लें कि उनको बता दें कि हमने जो है वो कभी उर्दू पढ़ी भी नहीं, इस तरीके से। क्योंकि जैसे बच्चों ने मेरे ज्वाइन किया स्कूल में, तो जो टीचर है उनको पता ही नहीं था कि इन्होंने कभी उर्दू पढ़ी भी नहीं, तो क्लास में उन्होंने कहा तुम्हें है, तुम ये नहीं पढ़ लेती, वो नहीं पढ़ लेती, तुम्हें ये पढ़ना नहीं आता, वैसे पढ़ना नहीं आता। तो क्या हुआ, बच्चे डिस्टर्ब हो गए, परेशान हो गए। दूसरे दिन मेरे पास आ गए, कहती मामा वो तो क्लास में मुझे इंसल्ट कर रही है और मुझे तो आता भी नहीं है, पढ़ना ही नहीं आता। तो वो कहती है अभी मैं नहीं जाऊंगी। तो मुझे उसको बड़ा मुश्किल हो गई दोबारा ले जाना, बताना टीचर को कि जी
और बच्चे ने कभी उर्दू पढ़ी भी नहीं है, तो ऑब्वियसली शील टेक सम टाइम, और इंशाल्लाह ताला वो, और अब माशाल्लाह चल रहे हैं बच्चे। तो बच्चे की सेल्फ स्टीम, उसकी रिस्पेक्ट का ख्याल कीजिए, उसको क्लास में बाकी बच्चों के आगे उनको जिसे कहते हैं उनकी तजलील ना कीजिए, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का, उनकी इज्जत का ख्याल कीजिए। ठीक है जनाब। अब एक क्लास होती है, क्लास में थोड़ा सा टीचर को ये नजर रखनी होती है कि जो सारे बच्चे हैं क्लास में, सबकी जो एक ग्रास्प करने वाली लेवल होती है वो एक जैसे नहीं होती। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। कोई बच्चे होते हैं क्लास में टीचर आके लेक्चर देती है वो फौरन से उनको समझ में आ जाता है, कुछ बच्चे ज्यादा टाइम लेते हैं। तो ये एक टीचर को वर्कआउट करना है कि कौन सा बच्चा है वो जो है वो जल्दी पढ़ लेता है, जल्दी समझ लेता है, और कौन से बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है। मुझे पता है इट्स रियली डिफिकल्ट कि अब क्लास में 25 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, एक टीचर इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे सकती एक एक बच्चे के ऊपर। मगर फिर भी आपने ये देखना है कि ओवरऑल मुझे किस तरीके से पढ़ाना है, और जो कुछ बच्चे जो थोड़ी सी ज्यादा अटेंशन मांगते हैं उनको मुझे किस तरीके से लेके चलना है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मुझे आपके कोई कमेंट्स नहीं आ रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। Go back home and tell their moms how I was stressed up almost daily। बिल्कुल समीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं यार। ठीक है। तो क्लास में आपने थोड़ा सा देखना है कि कौन से बच्चे थोड़े से वीक हैं, कौन से इंटेलिजेंट हैं, कौन से जल्दी समझ लेते हैं, किस पर आपने ज्यादा वर्कआउट करना है। तो ये चीजें टीचर को देखनी है। और अगर कोई बच्चा वीक है तो इंस्टेड ऑफ पनिशिंग द किड, आप ये देखिए उसके पेरेंट्स को बुलाइए। पेरेंट्स को बुलाकर आप उनसे बात कीजिए कि आखिर क्या ऐसा मामला है कि आपका बच्चा जो क्लास में जो है वो पीछे रह गया है, उसको समझने में डिफिकल्टी हो रहा है। हो सकता है उस बच्चे को कोई फिजिकल इश्यूज हो सकता है उस बच्चे को कोई मेडिकल इश्यूज हो, जो आप समझ रही हो कि यार ये बच्चा तो फेल हो रहा है, या ये कंसंट्रेट नहीं कर रहा, और इस तरीके से समझ नहीं रहा। तो आपने वो टीचर को जो पेरेंट्स हैं उनसे बुलाकर, जो इस तरह का बच्चा क्लास में आ गया है जो क्लास के साथ कोप अप नहीं कर पा रहा है, तो आपने देखकर वो समझना है कि आखिर ये बच्चे के पे किस लिए नहीं कर पा रहा है, क्या कमी रह गई है, कोई मेडिकल इशू है, फिजिकल इशू है, क्यों ऐसा बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो उस पर आपने पेरेंट के साथ मिलकर वर्कआउट करना चाहिए। ठीक है जनाब। देखें बच्चे जो होते हैं वो, मैं अभी कल परसों एक क्लास थी वो मैं अटेंड कर रही थी, उसमें साउंड और इमोशंस थेरेपी के बारे में जिक्र हो रहा था। देखिए बच्चे भी किस तरीके से होते हैं। आप अगर बच्चों को हार्श लैंग्वेज में उनके साथ बात करेंगी तो बच्चा वैसे ही बन जाएगा, यानी जैसे बच्चों को हम मोल्ड करते हैं ना, बच्चे वैसे ही बन जाते हैं। एक मैंने देखा था यहाँ पर मेरी जो दादी जान थी वो अपना उनके उन्होंने एक क्यारी कमरे में लगाई हुई थी अपने टेरेस में जहाँ पौधे वगैरह थे। वो एक एक बच्चे एक एक पौधे जो था उसके साथ बकायदा बैठकर बातें करती थी, उनको पानी देती थी, और वो उनके जो क्यारी थी जो टेरेस था उसमें माशाल्लाह से हर तरह के पौधे लगे हुए थे, हर तरह के गुलाब लगे हुए थे। मगर वो कभी कभी जैसे दूसरों के घर में भी कभी रहने के लिए चली जाती थी ताया वगैरह के यहाँ, तो हमें क्या की जाती थी, उसको पानी दे देना। तो हम आते थे, वो पानी दिया, भाग भाग के, भाई उस तरह से तो नहीं करते थे जैसे दादी बातें करती थी पौधों के तरीके से, उसको हम पानी देते थे वो चले जाते थे। क्या होता था, वो बेचारी वापस आती थी तो कितने पौधे उनके मुरझा जाते थे। एक में उसकी वजह क्या थी कि वो उनसे प्यार करती थी, बातें करती थी, वो खिले रहते थे। जहां वो जाती थी तो वो हम जल्दी जल्दी पानी तो देते थे मगर ऑब्वियसली कोई इमोशंस के साथ नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे चले जाते थे। तो देखें जब एक पौधा भी इमोशंस को, यानी हर जानदार जो है वो इमोशंस को फील करता है, जब एक पौधा है वो भी फील कर रहा है, आप देख रहे हैं उससे आप अच्छे तरीके से बात कर रहे हो, अच्छी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, प्यार से बात कर रहे हो, पौधा रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, पौधा मुरझा जाता है। इसी तरह से क्लास में देखें जो बच्चे होते हैं, अगर आप उनको बेइज्जत करेंगी, उनको सजाएं देंगी, अगर वो सारे बच्चों के साथ इतने शार्प नहीं है, अगर वो क्विकली चीजों को ग्रास्प नहीं कर रहे, पनिश कर रही हैं, बच्चे और पीछे चले जाएंगे, फेल होना शुरू हो जाएंगे, क्लास से बंक करना शुरू कर देंगे। तो टीचर को अपना रोल यहाँ पर बड़ी एक्टिवली स्मार्टली प्ले करना चाहिए। आपको देखना चाहिए अगर बच्चे, अक्सर क्या होता है हमारे यहाँ जो बच्चे बड़े वो होते हैं, जीनियस बच्चे होते हैं, तो उन्हीं को मॉनिटर बना देते हैं। उनके वो क्लास में वैसे ही फर्स्ट आ रहे होते हैं, वो जीनियस हैं, वो जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं चीजों को, तो उनको मॉनिटर के बैग, प्रॉक्टर के बैजेस और उनको सारा कुछ लगा होता है।
पर मेरे लिहाज से मैं समझती हूँ उस बच्चे को प्रिफेक्ट बनाना चाहिए, मॉनिटर बनाना चाहिए जो क्लास में बाकी बच्चों से कमजोर है। देखें, अगर एक बच्चा है जो कमजोर है, उसको तुम कहे जा रही हो कि यार ये कुछ भी नहीं करेगा, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो फेलियर है, उसको देखो हमारी क्लास में, वो देखो वो, आप कंपैरिजन अगर करने लग जाती है क्लास में ही, उसको देखो वो तुम्हारी क्लास में पढ़ती है और वो तुम्हारी क्लास में पढ़ती है, वो तुम्हारी क्लास की बच्ची है, वो देखो वो तो फर्स्ट आती है, तुम फेल होते हो। आप क्लास में एक बच्चे को आप कहे जा रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो और ज्यादा आगे बढ़ता चला जाएगा। और एक बच्चा जो क्लास में बैठा हुआ है और वो वीक है और आप उसको रोजाना बेचारा क्लास में आके बैठता है, उसको आप रोजाना इस तरह से कहना शुरू कर देते हैं, तुम तो डफर हो, तुम तो बिल्कुल ही डफर हो और तुम तो बिल्कुल फेलियर हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो बच्चे ने क्या करना जी। जैसे मैंने कहा है, इमोशंस होते हैं। एक टीचर एक बहुत बड़ा लीडर भी होता है, वो सिर्फ पेरेंट ही नहीं होता, वो लीडर भी होता है, उसने बड़ा कुछ एक जनरेशन को लीड कर रहा होता है। आपने बच्चों को, एक बच्चा जो वीक है उसको आप प्रॉक्टर बना दीजिए, उसको मॉनिटर बना दीजिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि आज तुम सारी कॉपियां कलेक्ट करोगे और मेरे पास, यानी कुछ रिस्पॉन्सिबल बनाए ताकि उसको समझ में आए कि हाँ मैं, मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, ताकि वो आगे बढ़कर कुछ कोशिशें करना शुरू करे, मेहनत करनी शुरू करे। अगर वो वीक है तो उसको क्लास में बार बार हाईलाइट करके दूसरे बच्चों के आगे डिग्रेड करेंगी तो बच्चा इमोशनली पीछे हो जाएगा। और वो, और बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाइयों से, यकीन करें, भाग जाते हैं और जो कंटिन्यूअसली जो फेल होने लग जाते हैं, इसमें टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि बच्चा 8 घंटे आपके पास होता है, अगर वो एक तरफ से नेगेटिविटी, एक टीचर के अंदर नेगेटिविटी है और वो एक बच्चे के अंदर मुसलसल इरेक्ट करती चली जाती है कि तुम फेलियर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, और रोजाना आता है गंदे मूड के साथ आता है, उसका पढ़ने का दिल ही नहीं करेगा, स्कूल में भी आएगा वक्त गुजारेगा कि यार मुझे टीचर ने क्या करना है, जलीली करेगी सबके आगे, घर में आऊंगा जरी पता फेल होता जा रहा हूँ, घर वालों ने जलील करना है, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा ऐसा बच्चा। तो बच्चा जो है आपके हाथ में है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए ताकि वो अपने आप को बदलने की कोशिश करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगी तो यकीन माने वो बच्चा अच्छे से अच्छा होता चला जाएगा। अच्छा, मैं ये कासिम अली शाह जो है, बड़ा आप सभी जानते होंगे, इसे रिनाउंड जो है वो बड़े अच्छे स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी काफी मैं भी सुनती हूँ, उनकी फॉलोअर हूँ मैं भी। बहुत अच्छी बातें करते हैं। वो अपनी एक स्टोरी खुद सुना रहे थे जो मैं आई वुड लाइक टू कोट है। वो बता रहे थे कि जब मैं छोटा था तो मैं क्लास में ड्राइंग बड़ी अच्छी बनाता था, क्लास में मगर तमाम सब्जेक्ट्स में मैं फेलियर था, मगर ड्राइंग क्योंकि अच्छी बनाता था तो क्या होता था, जब जब एग्जाम्स आते थे हर क्लास में तो मेरी अम्मा स्कूल में आती थी, मैं फेल हो जाता था, अम्मा स्कूल वालों से बात करती थी और मुझे, जैसे माएँ होती ना कि चलो बच्चा कोई बात नहीं, छोटा है, आप चढ़ा दें जी, चल जाएगा, तो उन्होंने, आप उनकी लाइफ कॉल जाके सुनिएगा, उन्होंने बड़ा ये बड़े अच्छे अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि मैं हर क्लास में जो है इस तरीके से मैं फेल हो जाता था और मेरी माँ आती थी और वो आके टीचर से बात हुआ कि नहीं हो जाएगा बच्चा, चढ़ा दें चढ़ा दें, और ड्राइंग बड़ी अच्छी थी। पर इस तरीके से मैं काफी सारी क्लासें तो चढ़ गया, मगर जब बोर्ड का एग्जाम आया, आ गया है तो मेरी मुसीबत होगी, जरी बात 9 टाइम में तो शुरू की क्लासों में तो मैं चल गया, अम्मा आगे चढ़ाती रही और मैं टीचर्स की ड्राइंग बना के देते रहा, तो टीचर्स भी, मैं मशहूर था अपने सारे टीचर्स में कि यार ये ड्राइंग बड़ी अच्छी करता है, और ये वो करके मैं सारी क्लासेस चढ़ गया, मगर 9वीं 10वीं आ गई तो उसमें बोर्ड का एग्जाम देना था। अब बोर्ड के एग्जाम में तो वो फिर अम्मा तो आप चढ़ा नहीं सकती थी क्योंकि ऑब्वियसली बोर्ड का एग्जाम तो दूसरे स्कूल में जाके देना है, तो करें उस वक्त जो है मुसीबत हो गई। फिर अब्बा अम्मा को ख्याल आया कि अब तो इसके लिए टीचर रखना है। कहते हैं वो जो टीचर मेरी जिंदगी में आए ना, मेरे स्कूल में तो ऐसे चलता रहा, मुझे आगे चढ़ाते रहे, ये होता रहा वो होता रहा, सब कुछ होता रहता है, मगर जो उन्होंने बताया है, जो मैं भी समझती हूँ, देखें टर्निंग पॉइंट जो एक होता है ना, उनका टर्निंग पॉइंट क्या था कि उस वक्त जब मैं अपना, मुझे बोर्ड का एग्जाम देना था, तो बोर्ड के एग्जाम में एक टीचर मुझे पढ़ाने के लिए आया। कहते हैं उस टीचर में अच्छी बात क्या थी, जो आज वो कहते हैं, मानते हैं कि आज मैं उस टीचर को सल्यूट करता हूँ कि उस टीचर की वजह से ही आज मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, आज मेरा नाम है, जो कुछ है उस टीचर की वजह से। अब उस टीचर में क्या खास बात थी, उस टीचर में ये खास बात थी, कहते हैं कि वो आता था, उसको पढ़ाना छढ़ाना कुछ भी नहीं आता था, कहते हैं उसको जो है कोई ऐसे सब्जेक्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं, हालांकि मेरे स्कूल में तो टीचर्स को सब पढ़ाना लिखाना सारा कुछ आता होता था, मगर वो जो टीचर जो मेरे अब्बा ने घर में मुझे ट्यूटर रखा, उसको कुछ भी पढ़ाना नहीं आता था, मगर उसमें अच्छी बात क्या थी, कहते वो आता था और उसके बाद मेरे पास आके मुझसे बात करता था, वो बकायदा ये कहता था कि यार देखो ये कोई मुश्किल बात नहीं, सब आसान है,
जो मेरे अंदर उसने चीज जो इरेक्ट की वो ये थी कि मैं जो कुछ भी करता था ना, वो कहता वाह रे वाह, बल्ले बल्ले, ये तो तूने जो काम किया है ना जबरदस्त। कहते पहले दिन आया, मैं हैरान में शक्ल देख रहा हूँ कि यार मेरी इतनी तारीफ कर रहा है। फिर मैं दूसरे दिन आया, मैंने थोड़ा सा पढ़ा बैठकर। कहते फिर वो आया, अरे वाह रे वाह, कहते कुछ पढ़ाना उसको नहीं आता था मगर वो बकअप करता था, तारीफें करता था। मैं जो कुछ कर देता था ना, कहता है यार ये तो जबरदस्त तुमने किया। कहता वो जब मैंने सुना है ना, तो वो फिर मैंने उस टीचर का इंतजार करना शुरू कर दिया। वो तारीफ करता था। ये देखें, ये सारी जिंदगी एक फेलियर बचा था, जिसको जो यानी चढ़ाते रहे क्लास में, जो कुछ भी होता रहा। कहते मगर वो टीचर जो मेरे जो टर्नर था, जो टर्निंग पॉइंट जिस टीचर की वजह से मेरी जिंदगी में आया, एक फेलियर बच्चा था जो पढ़ाई में जिसको इंटरेस्ट ही नहीं थी, वो टीचर आके कहते वो सिर्फ सिर्फ तारीफें करता था कि मैं जो कुछ करता था बस वाह रे वाह जबरदस्त ऑसम ये कहता था। कहते उसके बाद मेरे अंदर उसने वो एक स्पार्क जो थी ना, वो जगा दी। वो स्पार्क जगाने की वजह से क्या हुआ कि मैंने फिर किताबों को खुद, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ना कि जो टीचर होता है वो इल्म नहीं देता, इल्म कोई टीचर भी नहीं दे सकता, इल्म की प्यास देता है टीचर। वो आपके अंदर वो चीज इरेक्ट कर देता है कि प्यास जिसको कहते हैं ना, वो टीचर देता है। तो ये इनकी स्टोरी में पढ़ी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैंने आपको अभी शेयर किया है कि देखें उस टीचर ने इल्म की प्यास दी और दूसरा एक पॉजिटिव एटीट्यूड था। एक नाकारा बच्चे को, या जो आप थोड़ा सा कहें या क्लास में थोड़ा सा वीक था, उस बच्चे को सुबह से शाम ये कहना, बकअप करना कि यार ये जबरदस्त। कहते बस उसने कहना था और फिर मैंने रोजाना किताबें निकालनी शुरू की, उनको पढ़ना शुरू कर दिया, एक से निकाली दूसरी। अभी आप देखें माशाल्लाह उस ही इज ए रिनाउंड जो है ये मोटिवेशनल स्पीकर, नॉट ओनली इन द टाउन, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ही इज रिनाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ। तो देखें उस तरीके से बच्चे को क्या से क्या ऐसे बना लिया उसने, सिर्फ पॉजिटिविटी से। तो ऐसे एक टीचर को होना चाहिए कि अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा है वीक है, बाकी जो अपने स्टूडेंट से थोड़ा सा वीक है, उसका थोड़ा सा आप पैटर्न चेंज कर दें जी, उसको बकअप करें, उसको बोले कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, ऐसे ही सब अच्छा है, इंशाल्लाह ताला मेहनत करो सही हो जाएगा। मगर उसको क्लास में उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उसकी जो सेल्फ स्टीम है उसको मजरू होने नहीं दें। उसके फ्रेंड्स के आगे बच्चों की इज्जत होती है, उनके फ्रेंड्स के आगे वो एक उनका वकार होता है, उसको आप मजरू नहीं करें, उनको जलील नहीं करें। ऐसा एक घुटन की एनवायरनमेंट क्लास के अंदर आप नहीं बनाएंगे, वो बच्चा सुबह वो फील ही नहीं करे कि जो है मैंने जाना है। आई थिंक आई हैव कन्वेड माय पॉइंट। ठीक है जी। अच्छा, एक फिल्म भी है। मैं बेसिकली कोई फिल्म चाहे पाकिस्तान की हो इंडिया की हो मैं नहीं देख रही होती, मगर अगर कोई मुझे कह देता है कि यार इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, मरियम, अगर कोई मुझे ये कह देता है कि नहीं यार ये फिल्म देखो, इसका जो वो मटेरियल है बहुत अच्छा है और इसको देखो उस तरह से, तो मैं उसको देखती हूँ जरूर। जैसे मैं आप शायद आप लोगों ने देखी हो, ये एक फिल्म है तारे जमीन पर, पुरानी फिल्म है आमिर खान की। तो मैं चाहूंगी जो टीचर्स हमारे प्लेटफॉर्म पर हों, आप इस फिल्म को जरूर देखें, और पेरेंट्स भी जो हों वो इस फिल्म को आप जरूर देखिए। जो तारे जमीन पर भी उन्होंने इसी तरीके से, जैसे मैंने कासिम अली शाह का वाकया भी यहाँ पर कोट किया है, तो वो फिल्म भी ऐसे ही है। मैं दोबारा नाम लेती हूँ, तारे जमीन पर। उस फिल्म को आप लोग देखें, एजुकेशनल फिल्म है। पेरेंट्स भी देखें जो मेरे प्लेटफॉर्म पर हैं, अपने हस्बैंड को भी दिखाएं, बच्चों को दिखाइए, अपने टीचर्स जो हैं आप सब लोग भी देखें। बड़ी अच्छी उसमें ट्रेनिंग की हुई आमिर खान ने, जो पॉइंट कन्वे किया हुआ है वो बहुत अच्छा किया। उसी में भी एक ऐसा बच्चा है जो नहीं पढ़ा होता, उसको किस तरीके से पढ़ाया, क्या किया, वो सब चीजें भी आप लोग सीखने की कोशिश करें। हम क्या होता है, हम तमाम बच्चों को एक ही थाली में, जैसे होता है ना बैंगन को एक ही थाली में, या वो जानवरों को जैसे एक ही उसमें हाँकने लग जाते हैं कि नहीं जी, और कंपेयर करने लग जाते हैं, यार उस मेरे दोस्त का बच्चा तो ये, तो तुम ऐसे क्यों नहीं करे। ऐसा नहीं करें। हर बच्चे की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है, उसका अपना एक लेवल होता है। हर बच्चा हर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं होता। बहुत सारे लोग मैंने जिंदगी में देखे हैं कि जो अपने एजुकेशनल जो लाइफ होती है उसमें बहुत सक्सेसफुल होते हैं, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं वो कुछ भी नहीं करते। और इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे अपने एजुकेशनल लाइफ में वो कुछ भी नहीं होते, एवरेज स्टूडेंट होते हैं, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में आके वो बड़े सक्सेसफुल होते हैं। तो तालीम को तालीम की हद तक रखें। बच्चों को जो स्कूल में भेज रहे हैं, आपका मोटिव ये होना चाहिए, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं बच्चे को एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भेज रही हूँ जहां हमारे बच्चों को इल्म आ जाना चाहिए। आपका मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि मेरे बच्चे ने फर्स्ट ही आना है।
जो सेकंड, बल्कि मैं आपको बताऊं, यहाँ एक स्कूल में मेरी बच्ची की दोस्त है, मैं नेशनलिटी का नाम ले लूंगी, उसकी माँ बकायदा, वो बेचारी दूसरे नंबर पे आ जाती है, माँ उसको मार मार के खत्म कर देती है। तो ऐसा आप खुदा के लिए ना करें, बच्चों के साथ जुल्म ना करें, पोजीशंस को आप बच्चों की जिंदगी में नहीं लाएं। वो फर्स्ट आ जाते हैं ठीक है, नहीं आ जाते हैं एवरेज भी हैं, कोई मसले की बात नहीं है, पर जो वो तालीम हासिल कर रहे हैं वो उनके दिल में, उनके अंदर उतरनी चाहिए, वो जो पढ़ रहे हैं वो उनको समझ में आना चाहिए, ताकि कल हम अपनी बेटी को क्यों पढ़ाते हैं, अपने बेटे को क्यों पढ़ाते हैं, बेटे को इसलिए पढ़ाते हैं कल वो घर एक उसने बर्डन उठाना है, एक पूरी फैमिली को रन करना है, आगे लेके जाना है, इसलिए बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। कोई वो थोड़ी कि फर्स्ट आने के लिए तो नहीं पढ़ाया जाता जी, उसको हमने सिखाना है, एक प्रोफेशन देना है। इसी तरह से बेटियों को क्यों पढ़ाया जाता है, इसीलिए पढ़ाया जाता है कि कल अल्लाह ना करे कोई वक्त ऐसा पड़ जाता है कि हमारे बच्चियों को भी आगे काम करना पड़ता है, तो इसलिए जो है इसलिए किया जाता है कि भाई वो कल अगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है हमारी बच्चों के उसके ऊपर, बच्चों की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है, तो वो कल अपने घर का जो है वो उसको बर्डन जो है वो उसको उठा सके। ठीक है। दूसरी बात, अपने जो बच्चे हैं उनको आप बहुत सारी बातें सिखाइए कि उनके अंदर इस तरह से सॉरी, यस, नो, इट्स ओके, ये 4 लफ्ज़ ऐसे हैं जो बच्चों को बोलना आना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि यार हमने किधर सॉरी कहना है, किधर थैंक यू कहना है, कहाँ हमने कहना है यस, और कहाँ हमने, यानी एक जो रिलेशनशिप बिल्डिंग के बारे में बच्चों को आपने बताना है। मैं ये नहीं कह रही कि हमारी टीचर्स ऐसा नहीं करती हैं। आई ऑलरेडी सेड इन द बिगनिंग ऑफ माई कॉल के टीचर्स हमारे बहुत अच्छे हैं। मैं सिर्फ एक ऊपर से अपना व्यू दे रही हूँ कि एक आइडियल टीचर को, हमारे सारे टीचर्स जितने भी प्लेटफॉर्म पर हैं, चाहे स्कूल्स में हैं, सब के सब आइडियल हैं। वो अपनी जिंदगी का और अपनी एज का बहुत बड़ा पार्ट एजुकेशन सिस्टम को देते हैं। दे ऑल आर द बेस्ट। मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ कि एक आइडियल टीचर को ऐसा होना चाहिए। मगर दूसरी तरफ मैं ये कह रही हूँ जो हमारे जितने टीचर हैं वो सब सब आइडियल हैं, ऑब्वियसली अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं सब के सब। ये अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ, ऐसा होना चाहिए। जिसमें थोड़ी सी कमी रह गई है तो आप थोड़ा सा इसको, इन सब चीजों को बिल्ड कर लें। अगर आप ऑलरेडी ये सब फॉलो करें तो यू आर द बेस्ट टीचर। ठीक है जी। तो बच्चों को आप थोड़ा सा सॉरी बताइए, यस बताइए, नो बताइए, ताकि जो उनके रिलेशनशिप हैं लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, तो उनको पता हो कि हमने कहाँ यस कहना है और कहाँ हमने नो कह देना है। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है। कॉन्फिडेंस के बारे में आपने उनको बताना है, कैरेक्टर बिल्डिंग कहते हैं ना, वो आपने कर देनी है। कि जो ताल्लुकात उनके दोस्त के साथ हो, अगर वो स्कूल में बुली कितना ज्यादा होता है, अगर बच्चे को आपने सिखाया नहीं है कि यार स्टॉप इट, अगर कोई बेस्ट फ्रेंड भी उसका बुली कर रहा है, उसको इंसल्ट कर रहा है, या वो अपना जो लिमिट है उसको क्रॉस कर रहा है, तो आपके बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो कहते हैं यार बेस्ट फ्रेंड भी है कि यार यहाँ ज्यादा हो गया, अभी खत्म है, यहाँ से और आगे नहीं होने चाहिए। तो ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट, कैरेक्टर बिल्डिंग, ये सब एक टीचर का काम होता है जी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, जो एक अच्छा टीचर होता है, जो अपनी आम जिंदगी जो है, अगर वो भी, जिस तरीके से मैं कहूँ, एक अच्छा शौहर है, अगर वो अपने तमाम फराइज बहुत अच्छे से निभा रहा है, अपने तमाम हुकूक अच्छे तरीके से निभा रहा है, तो एक अच्छा इंसान एक अच्छा टीचर जरूर होता है। अगर एक माँ अपने तमाम फराइज बड़े अच्छे से घर में निभा रही है, अपना रिश्ता एक माँ के तौर पर, एक बीवी के तौर पर अच्छी तरह से निभा रही है, तो वो एक अच्छी टीचर जरूर होगी। तो यहाँ पर मैं ये दोबारा कोट करूंगी कि एक अच्छा इंसान एक बहुत अच्छा टीचर भी जरूर होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी ये कि आप अपनी जो मैरिटल लाइफ है या जो प्राइवेट लाइफ है, उसको अपनी जो बिजनेस लाइफ है या जो एजुकेशनल लाइफ है उससे आप अपार्ट रखें, अलग अलग रखें। जो घर के मसले हैं वो घर में रखें, जो अपने जॉब पे जाते हैं वहां के मसलों को आप वहां रखें। अगर आप अपने घर के मसले, जैसे मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है, अगर आप यहाँ लड़ाई हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, वो लड़ाई के माहौल में उसी तरह आप जाएंगे ऑब्वियसली, तो आप स्कूल में भी ज्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, बच्चों को बिला वजह आप डांट भी देंगे, इस तरह से होता है ना। तो एक चीज आप सीख लीजिए, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तो अपनी इन दो लाइफ्स को
जिंदगियों को एक दूसरे से आप अलग कर दीजिए कि आप अपने जो घर में जितनी ही टेंशन क्यों ना हो जाए, कितनी ही लड़ाई क्यों ना हो जाए, कितनी भी डिस्टरबेंस क्यों नहीं हो जाए, जब आप घर का दरवाजा क्रॉस करें, बाहर निकलें, उसको आप वाला दरवाजा बंद करते हैं, घर का दरवाजा, कि नहीं मुझे घर की टेंशन उस जगह जहां मैं नौकरी करने के लिए जा रही हूँ वहां मैंने लेकर नहीं जाना। अगर आप काम भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, जरी बात है वहां ऑफिस में आपका माहौल खराब होगा, आप एक प्रोडक्टिव जो है वो काम नहीं दे सकेंगे, स्कूल में पढ़ा रहे हैं बिला वजह बच्चों को डांटेंगे, तो वो क्या करना है। और स्कूल में जो आपकी लाइफ है, स्कूल में भी या ऑफिस में भी डांट भी पड़ जाती है, मैनेजर भी डांट देते हैं, बॉस भी डांट देते हैं, प्रिंसिपल भी डांट देते हैं, टीचर्स के दरमियान में बड़ा कुछ क्लैश हो जाता है, बड़ा कुछ हो जाता है। तो स्कूल की बातें, बिजनेस की बातें, जॉब की बातें, जो कुछ भी हैं, उनको अपने घर में नहीं लेके जाएं। तो इसी तरीके से एक बैलेंस्ड लाइफ होनी चाहिए, तो आप एक सक्सेसफुल जिसे कहते हैं एक लाइफ आप गुजार सकेंगी। जब तक आप इन दोनों लाइफ को, अगर आपने एक कर दिया, यहाँ के मसले घर में लड़ाई हुई, स्कूल ले गई, जॉब पे ले गई, वो आप ऑब्वियसली अपनी जॉब के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगी, और वहां के मसले घर में लेकर आएंगे तो जारी बात है कि शादीशुदा लाइफ है, बच्चों पे चिल्लाएंगे, डांटेंगे, मियाँ के साथ लड़ाई होगी। तो इन दोनों लाइफ लाइफ को भी आपने क्या करना है, उन दोनों को भी अलग लेके चलना है, इन दोनों को एक साथ लेकर नहीं चलना। एक दफा हमारी क्लास में, मैं बताती हूँ, मेरी क्लास में भी एक लड़का था, उसका नाम मैं नहीं लूंगी, वो अभी काफी फेमस ब्रांड है हमारा कराची में माशाल्लाह से कपड़ों का, वो चलाता। ही वॉज माई क्लास फेलो व्हेन आई वाज डूइंग आर्किटेक्चर इन इंडस वैली। तो वो इसमें था, ये टेक्सटाइल टेक्सटाइल डिजाइनिंग में था, तो अभी काफी माशाल्लाह से। और वो मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ कि वो क्लास में इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट था बल्कि हम तो काफी सारे जैसे बच्चे बच्चे सारे मजाक, यानी क्लास वाले जितने भी फेलोज थे हमारे, मजाक उड़ाना उसका इस तरह से करते थे, क्योंकि वो काम में अच्छा नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो यही कहते थे यार इसने क्या करना है, शायद बाप अमीर है तो इसने तो कुछ ना कुछ कर ही लेना है, क्या करना है। मगर अब देखें वो इतना जबरदस्त एक सक्सेसफुल ब्रांड चला रहा है और सारा काम उसमें अपनी डिजाइनिंग कर रहा है। तो अगर स्कूल लेवल में आपका बच्चा फर्स्ट नहीं आ रहा है, और अगर वो एवरेज स्टूडेंट है, इट्स परफेक्टली फाइन। आप बस दुआ करें, ये कोशिश करें कि जो तालीम हासिल कर रहा है वो उसके अंदर उतर जाए, ताकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में उसको स्मार्टली इंप्लीमेंट कर सके, उसको यूज कर सके, उसको समझ आए, जो पढ़ रहा है उसको समझ में आए। मैं आपको बताऊं, जब मैं भी अपने स्कूल में थी, जो मेरी मैथ्स की टीचर थी, शी यूज टू अब्यूज मी इन फ्रंट ऑफ ऑल द माई कलीग्स। क्लास में आके अक्सर मुझे मैथ्स की टीचर ये कहती होती थी कि तुम तो कुछ भी नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे मैथ्स तो बिल्कुल तुम डफर हो। आज मैं आर्किटेक्ट हूँ, इंजीनियर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ माशाल्लाह से मैंने नाम भी बनाया है, प्रोफेशन में भी काम कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम मैं सक्सेसफुल हूँ। मगर मेरी क्लास में, जब मैं नवी क्लास में थी, 9th ग्रेड में थी, वो मुझे, तुम तो मैथ्स तो तुम्हें आते नहीं है, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती हो। और मैंने जब मैट्रिक पास किया, मगर मैं बड़ा रोती थी, और मेरी कोशिश ये होती थी काश कि मैथ्स का पीरियड नहीं हो, किसी तरह स्किप हो जाए। तो मुझे अभी तक याद है, तो मैं अपना प्रैक्टिकल लाइफ से भी बता रही हूँ कि देखिए ऐसा ना करें, ये बातें आज भी मुझे याद है। मैं 3 बच्चों की माँ हो गई हूँ, पर मेरे दिल में जब सोचती हूँ कि यार मेरी माई टीचर यूज टू इंसल्ट मी इन ग्रेड 9, और ग्रेड 9 का बच्चा ऐसी उम्र में होता है, ना वो छोटा होता है ना वो बड़ा होता है, बड़ा सेंसिटिव होता है। तो उस वक्त मुझे जलील कर रही होती है क्लास में कि तुम मैथ्स में तो तुम्हारा ये नंबर ला रही हो, सबके तो 100 आ रहे हैं और तुम्हारा तो ये आ रहा है, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकती, तुम तो पास भी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और मैंने 85% में मैट्रिक पास किया। तो ऐसी बातों का ख्याल करें, बच्चों को क्लासों में जलील ना करें। ये बातें, बच्चे बड़े हो जाते हैं, माए बन जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, मगर ये बातें जो जिंदगी में बच्चों को इंसल्ट किया जा रहा होता है, उनको अब्यूज किया जा रहा होता है, बुली किया जा रहा होता है, ये बातें सारी जिंदगी सहन में रहती है। बल्कि मेरे आर्किटेक्चर स्कूल में भी जब मैं थी, उधर भी मुझे ये कहते थे कि तुम ये हिजाब करती हो, ये करती हो, वो करती हो, आर्किटेक्ट तो तुम बन ही नहीं सकती, और ऐसा वैसा। वैसे आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आर्किटेक्ट भी हूँ, सारा कुछ हूँ। तो इन सारी बातों का थोड़ा सा ख्याल करें कि बच्चों को क्लास में उनको अब्यूज ना करें, इंसल्ट नहीं करें, उनकी सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट को खराब होने नहीं दें। बहुत वही है कि जो सारे बच्चे अपना स्कूल लाइफ में जीनियस होते हैं, फर्स्ट आ रहे होते हैं, जरूरी नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हेल्प स्टूडेंट्स टू फील गुड अबाउट देमसेल्फ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वही मैं कह रही हूँ कि यार बच्चों को अप्रिशिएट करें, उनकी तारीफ करें, रोजाना उनकी तारीफ करने से उनके अंदर एक वो चीज पैदा हो जाएगी, इल्म हासिल करने की जो है एक जद्दोजहद पैदा हो जाएगी, जो बार बार मैंने अपनी लाइफ कॉल में आज ये बात कही है।
हर बच्चे के अंदर देखें ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा बहुत जीनियस है और कोई बिल्कुल डफर, ऐसा नहीं होता। हर बच्चे में कोई ना कोई सलाहियत होती है, और वो आपके, यू शुड हैव द आई टू पॉइंट दैट आउट टू द किड दैट आपके अंदर ये एबिलिटी है, ये स्मार्टनेस है जो उसके अंदर नहीं है, उसको ऐसे यूज करना है। कोई बात नहीं, वो रट्टा लगा के पास होता है, आप समझ के पास कर लो उसको। 1 घंटे में वो याद कर लेता, कोई बात नहीं, आपको 3 घंटे लग जाते हैं ना, तो याद तो आपके आपको भी हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जल्दी याद कर लेते हैं, कोई देर से याद कर लेते हैं। ये सारी चीजें बच्चों के अंदर आपने डालनी है कि टाइम डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग द पॉइंट इज परफेक्टली फाइन। ठीक है जी। अच्छा, बहुत सारी जगह पे ये होता है कि पे स्केल की भी अगर हम टीचर्स की बात करें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में अक्सर ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा पे स्केल नहीं है। तो खैर वो सारे मसले मैं डिस्कस नहीं करूँगी। ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके अपने 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 मसले होते हैं। इतना पे स्केल हो ही नहीं सकता, तो इतना हाई स्केल उसमें नहीं होता। खैर मैं उसकी बात नहीं करूँगी, मगर आप ये कहती हूँ, अगर आप समझ रही हैं कि नहीं यार, मुझे इस स्कूल से या इस जॉब से मुझे किसी बेहतर जगह पे जाना है जहाँ मुझे सैलरी ज़्यादा मिले, या जो है मेरी अप्रिसिएशन ज़्यादा हो, या मैं टिपिकल इंस्टीट्यूट में हूँ तो मुझे तो सिर्फ 2,500-3,000 मिल रहा है और मैं तो डिजर्व करती हूँ, ये करती हूँ। तो देखें, अपनी जो वो है, अपने आप को पॉलिश कीजिए। अगर आप चाहती हैं आपकी जो सैलरी ज़्यादा हो, तो आपने ये देखना है कि जो मेरे साथ काम कर रही है उसमें मुझ में फ़र्क क्या है। अगर मुझे ज़्यादा सैलरी मिले तो क्यों मिले, मुझ में ऐसी क्या, वो भी पढ़ा रही है, मैं भी पढ़ा रही हूँ, मुझ में ऐसी खास बात क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ शेफील्ड स्कूल में पढ़ाया, तो मुझे हाई पे जो है बाकियों से, हालांकि बाकी अरब्स पढ़ा रहे थे, अंग्रेज भी थी, एक पाकिस्तानी भी थी, पर मुझे उन सबसे ज्यादा पे मिलती थी। मुझे स्पेशली गाड़ी भी मिली हुई थी, सारा कुछ मिला हुआ था। उसकी वजह क्या थी, हालांकि मैं नॉन अरब थी और उन सब के मुकाबले में ये, मगर मुझे पे स्केल ज्यादा क्यों था, क्योंकि मैंने अपने आप को पॉलिश किया था। मैं वहाँ कंप्यूटर भी पढ़ाती थी जो दूसरे लोगों को नहीं आता था। मैंने स्टूडियो मैक्स पे वर्कआउट किया, जो मैक्स किसी को भी नहीं आता था। तो वो अक्सर ये भी कहती थी कि भाई ये जो है वो अरब भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो इसको किस लिए, इसलिए कि मुझे लैंग्वेज के ऊपर कमांड थी। बाकियों को इतना अंग्रेजी नहीं आती थी, सिर्फ अरबी आती थी, मुझे अरबी भी आती थी, तो मैं बायलिंगुअल भी थी। तो अगर आप समझ रहे हैं कि मुझे किसी से ज्यादा पेमेंट मिलनी चाहिए, तो वो अपनी चीज अपने अंदर उस चीज को पॉलिश कीजिए कि भाई अगर आपको कोई पेमेंट दे, कोई इंस्टीट्यूट अगर आपको ज्यादा पेमेंट दे, तो वो चीज आप अपने अंदर डेवलप कीजिए कि अगर आप उससे मुझे कंपेयर करते हैं तो मेरे अंदर ये चीज है जो दूसरे में नहीं है। तो इसी तरह से जब आप अपने आप को पॉलिश कर लेंगी, अपने आप को आप डेवलप कर लेंगी, अपनी इंपॉर्टेंस को आप बढ़ा देंगी, तो इंस्टीट्यूट्स खुद ब खुद आपको ऐसे, यानी अपनी वो बनाइए, अपनी क्वालिटी बनाइए, अपने आप को ऐसा बना रहे हैं कि इंस्टीट्यूट्स बकायदा आपको हायर करने के लिए, यानी आपके पीछे पड़े, ऐसा बनाइए अपने आप को, इतना पॉलिश कीजिए कि सब लोग कहें नहीं जी, इट्स एन ऑनर फॉर अस दैट वी वांट यू टू वर्क फॉर अस। इतना अपने आप को बनाइए, तो इतने आप कंप्यूटर से लिटरेट हो जाएं जनाब। अभी वो जमाना एडवांसमेंट है, अभी वो सिर्फ नहीं है, अभी स्कूलों के अंदर वो काले बोर्ड तो है नहीं, ब्लैक बोर्ड चौक वाले सिस्टम तो है नहीं, स्मार्ट बोर्ड सिस्टम आ गए। अपने आप को स्मार्ट बोर्ड सिस्टम के साथ जो है वो अभी कंप्यूटर के साथ अपने आप को लिटरेट कीजिए, ये सब चीजें सीखें। अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो सीखिए, प्रोग्राम्स के ऊपर अपना कॉल्स बनाइए, प्रेजेंटेशंस बनाइए, ताकि जहाँ भी इंस्टीट्यूट में आप जाएं, स्कूल में आप जाएं, अगर आप उनको कहती हैं कि भाई मुझे पे स्केल ज्यादा हो, तो उसकी वजूहत बताइए, मैं बायलिंगुअल हूँ और मुझे ये सारी चीजें भी आती हैं जो दूसरे में नहीं है। क्यों कोई आपको, क्यों हाई हाई जो है आपको सैलरी कोई क्यों नहीं देगा। ठीक है जनाब, यानी मास्टर स्किल्स जो है अपने अंदर बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। बार बार कहूंगी, मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ टीचर्स के अंदर है नहीं, हर एक के अंदर है, एवरीवन इज गुड एंड परफेक्ट। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, सिर्फ एक आइडियल टीचर की बातें डिस्कस कर रही हूँ। ये नहीं कह रही कि हमारे पास अच्छी टीचर्स नहीं है, या हमारे टीचर्स जस्टिस नहीं कर रही, या अच्छा नहीं पढ़ा रही। मैंने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं किया, सब अच्छे हैं अपनी जगह पे, सब परफेक्ट हैं, सब एब्सोल्युटली परफेक्ट जॉब कर रहे हैं। पर मैं एक आइडियलिज्म की बात कर रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए। तो आप सब, हम सब मिलकर इस चीज को ट्राई करें। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि अपने बच्चों के अंदर, हमारे स्कूल में क्या, स्कूलों में एक ये भी होता है, यानी जरिए बात है, हम स्कूल में पढ़े हैं बचपन से, क्या होता है कि हम बच्चों को, या पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं, हम टिपिकल प्रोफेशंस बच्चों को कहते हैं कि या डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। इसके अलावा अक्सर जिस बच्चे को पूछो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, उनको बताइए कि दुनिया में
डॉक्टर्स या इंजीनियर सिर्फ नहीं होते, दूसरे प्रोफेशंस भी। अब आप देखें लोग आईटी की तरफ आ रहे हैं, कितने प्रोफेशंस की तरफ आ रहे हैं। सो इट्स ओके अगर आपका बच्चा आर्टिस्ट भी बनना चाह रहा है, उसका रुझान अगर वो शेफ भी बनना चाह रहा है। अक्सर लोग बल्कि हंस रहे होते हैं पेरेंट्स भी, अगर क्लास में भी बच्चों से पूछो कि बेटा क्या बनना चाहते हो, अगर वो बच्चा शेफ कह देता तो सब हंसने लग जाते हैं, अभी ये कोई प्रोफेशन है क्या? पर इट्स परफेक्टली फाइन। अभी आप देखें जो शेफ्स हैं दुनिया में, जो रिनाउंड शेफ्स हैं, दे आर हाईली पेड इन द वर्ल्ड, और वो जबरदस्त पेमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, इतना तो डॉक्टर नहीं कमा रहा होगा। तो बच्चों को प्रोफेशंस के साथ भी लिमिट नहीं कीजिए, उनको नहीं बताइए कि सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर नहीं बनोगे तो जी हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं लेंगे, या अगर इंजीनियर नहीं बने तो हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। जो प्रोफेशंस भी हैं उनको जाने दें, उनकी मदद करें जिस तरफ वो जाना चाहते हैं। एक बच्चा अपना 100 बल्कि 200% प्रोडक्शन उसी वक्त दे सकेगा जबकि उसको उसी तरफ जाने दिया जाएगा जहां वो अपना जहां उसका इंटरेस्ट है। अगर जबरदस्ती उसको उसमें डाल दिया डॉक्टर बनना है, जरिए बात कुछ पढ़ भी लेगा मगर आगे जाके वो जब तक अपनी ख्वाहिश वाली चीज जो जिंदगी में उसको नहीं करनी है वो जब तक नहीं करेगा वो चैन से नहीं बैठेगा। डॉक्टर भी बन जाएगा, डिग्री भी ले लेगा कि भाई अब्बा ने मारा था, अम्मा ने कहा था कि नहीं हमने खानदान वालों के आगे बताना है, या लड़की को भी कह देंगे भाई डॉक्टर बनना है, तो बेचारी बने भी जाएगी कि यार शादी करनी है, हम रिश्ते में बताएंगे कि भाई डॉक्टर है बच्ची, तो वो कर भी लेगी, तो कल जाके वो प्रैक्टिस नहीं करेगी क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं था, उसने डिग्री लेने के लिए कर दिया। तो ऐसी चीजें भी स्कूल्स में भी जो टीचर्स हैं आप बच्चों को और प्रोफेशंस के बारे में बताइए, उनको बताइए परफेक्टली फाइन इफ यू आर नॉट इन an architect, if you're not a doctor or an engineer, is absolutely fine. There are more professions as well. आप कहीं पर भी चले जा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, जो आप बेहतर समझते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उस तरफ जा सकते हो, और इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है जी। अच्छा, दूसरा ये कि हम बच्चों को थोड़ा सा एक जो इंटरप्रूनर करेज होती है, हम उनको वो भी नहीं देते। हमने बच्चों के अंदर एक थोड़ा सा इस चीज को भी डेवलप करना है कि यार इट्स अगर बच्चे फेल हो जाते हैं तो हम उनको डरा देते हैं, अरे या हम एग्जाम्स हो रहे होते हैं, आपने देखा है कि बच्चों से ज्यादा तो उनके वालिदैन डर जाते हैं। वालिदैन कहते हैं अरे बच्चे का इम्तिहान है, अरे तू फेल हो गया तो बस ये फर्स्ट ही आना है, या जैसे समझ में आया नहीं आया भाई रट्टा मार ले कि तो क्लास में पोजीशन आनी चाहिए। इसके लिए भी आप बच्चों को थोड़ी सी मेहनत कीजिए कि रट्टा नहीं लगाना है, चीज को समझना है, इम्तिहान में सिर्फ पोजीशन नहीं लेकर आनी, इसको आपने समझना है। जो आप क्लास में पढ़ाया जा रहा है इसको आप समझो, कल के अगर आपको इम्प्लीमेंट करना पड़े तो आप उसको कर सको, इस चीज को आप डेवलप करें। बच्चे को चैलेंजर बनाना है जिसमें पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट है और टीचर्स की भी इन्वॉल्वमेंट है। बच्चों को रिस्क चैलेंजेस को फेस करने का बताइए। अक्सर क्या होता है हम क्योंकि रटोफाई करने के लिए बच्चों को कहते हैं कि भाई तुमने फर्स्ट ही आना है, रटा लगा लो, बच्चा रटा लगाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है हम एक बच्चे के अंदर वो एक डर खौफ होता है ना, वो पैदा हो जाता है, वो जिंदगी में कभी चैलेंज ले ही नहीं पाता। उसको ये होता है अगर मैं ऐसा करूंगा ऐसा हो जाएगा, अगर मैंने ऐसे पढ़ा नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, और फेल तो होए फेल हो गया। बताएं, प्रैक्टिकल लाइफ की बातें बच्चों को बताएं, फेलियर्स होते हैं। आज हम घर में बैठे हैं, जॉब्स चली गई हैं, आप देखें कितने लोग घर में बैठे हुए हैं, तो क्या ये हमने जिंदगी में क्या वो हम हार गए? जॉब्स चली जाती हैं इसका मतलब ये थोड़ी कोई फेलियर है। अभी में सारा कुछ ये कोरोना वायरस आ गया, क्या कुछ आ गया। कंपनीज बच्चों को बताएं, अगर आप ये बच्चों के अंदर डर खौफ डाल देंगे कि नहीं बेटा तुमने नहीं पढ़ा तो फेल हो जाओगे, अगर फेल हो गए तो हम बदनाम हो जाएंगे, ये सारी चीजें आप भाड़ में डालें। उसको चैलेंजर बनाएं, उसको बताइए कोई बात नहीं बेटा, अगर कल किसी तुमने बिजनेस भी तुमने कर लिया। आपने देखा है हम में से अक्सर बच्चे बिजनेस में हाथ नहीं डालते, क्यों बिजनेस में हाथ नहीं डालते? क्योंकि पेरेंट्स और जो टीचर्स होते हैं बच्चों के अंदर इतना खौफ डाल देते हैं ना कि बस तुमने या तो इंजीनियर बनना है या तुमने डॉक्टर बनना है। बिजनेस में बच्चे अक्सर आते ही नहीं है क्योंकि उसमें चैलेंज लेना है। बिजनेस में जिसने स्टॉक एक्सचेंज हो गया, दूसरे बिजनेस हो गए, उसमें फेलियर्स हो जाते हैं, बड़े बड़े लाखों करोड़ों के नुकसान हो जाते हैं, मगर हम बच्चों को रिस्क टेकर बनाते नहीं। हम उनको रिस्क टेकर बनाते नहीं, हम कहते बेटा देखो एक फिक्स जॉब करनी है, तुमने जाना है, ये कमाना है, तुम्हारे पास फैमिली है, ये है, तो अक्सर बच्चे बिजनेस की तरफ नहीं आते। तो आपने भी बच्चों को एक रट्टा सिस्टम की तरफ नहीं लेके जाइए, उनको बाहर लेकर आइए, उनको सिस्टम से बाहर निकाल दें, उनको बोलेंगे यार कोई बात नहीं, फेल भी हो गए कोई बात नहीं। मैं आपको बताऊं अभी मैं जब मेरे ससुर का इंतकाल हो गया, मैं मदीना में थी, तो मदीना से मैं जब मैंने आज तक अपने बच्चों को कभी नहीं कहा, मेरे बच्चे माशाल्लाह से बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आते हैं, और मैंने
यानी रिजल्ट का मैंने कभी उन पर डंडा नहीं डाला कि तुमने फर्स्ट आना है। आते हैं सुनाते मैं कभी जबरदस्त, बस समझ में आना चाहिए। मैं मदीना शरीफ में थी तो वहां में ससुर का इंतकाल हो गया था, पीछे मेरे बच्चों के एग्जाम हो रहे थे। मैं वापस आई तो शायद पता नहीं ईद आने वाली थी या क्या था, तो टीचर को सबमिट करना था आगे अपना कोई बच्चों की ग्रेड्स वगैरह आगे सबमिट करने थे। तो मैंने कहा टीचर को बोलो कि भाई तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम जो है रह गया है, तुमने अपनी बेटी से बोला मैथ्स का एग्जाम रह गया है, तो वो टीचर को बोलो कि थोड़ा सा समझा तो दें। तेरी बातें, मैं मदीना गई हुई थी, मैंने समझा ही हुआ नहीं है, टीचर को बोलो आप समझा दें ताकि तुम इम्तिहान दे दो। मेरी बच्ची स्कूल गई, उसने कहा टीचर ने कहा भाई मेरे पास अब टाइम नहीं है और हमें तो सबमिशन करनी है और कल तक लास्ट डे है, तुम अभी वापस आई हो तो मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं समझा नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बट आगे बताया टीचर ने कहा है बस तुम्हारा कल ही इम्तिहान है। मैंने कहा अरे तो तुमने पढ़ा ही नहीं है, समझाया नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दे दे टेस्ट। वो गई अपनी समझ से, उसने टेस्ट लिया, उसका 3 नंबर आए एग्जाम में मेरे बच्चे के 3 नंबर आए। वो घर में आई, मुझे आके आराम से बता रही, कहती मामा मेरे 3 नंबर आए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कहती आपने मुझे डांटा नहीं। मैंने कहा इसमें डांटने वाली कोई बात ही नहीं, जब तुमने पढ़ा ही नहीं है तो उसमें कौन सी ऐसी बात है। तो बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है अल्लाह का बहुत करम है, मेरे बच्चे कॉन्फिडेंट हैं। आपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को इरेक्ट करो, उनको बताओ कि फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ओके टू फेल, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। जब ये बच्चों को चीजें समझाएंगे तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में अगर उनको इस तरह के चैलेंजेस मिले कि उनके बिजनेस डूब गए, जैसे अभी कोरोना में हजारों लोग घर में बैठे हुए, अगर उनको ये सब चीजें ट्रेनिंग नहीं है तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में वो रगड़े जाएंगे, रोएंगे, क्योंकि आपने सिखाया ही नहीं उनको कुछ। ये जिंदगी प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा सब कुछ होता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा आखिरी पॉइंट में बताती हूँ, आखिरी बात ये करूंगी, जैसे हम टीचिंग के प्रोफेशन से जैसे बात कर रहे हैं, तो हम टीचर्स सिर्फ स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं होते। हम जैसे सोशल मीडिया में मैं आज बात करूं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या जो रिनाउंड स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, या जो रिनाउंड पर्सनैलिटीज हैं, आप सबको आप एक टीचर की तरह से बन जाते हो, या आप सेलिब्रिटीज हैं, उनका भी कहूंगी, आखिरी बात अपनी यहाँ पर खत्म करूंगी। सेलिब्रिटीज भी हैं, आपको एक बहुत बड़ी जनता, एक बहुत बड़े जिसे कहते हैं फैन फॉलोइंग है आपकी। जब आप लोगों को लोग आपको लोग जो फॉलो कर रहे हैं, तो आप जैसा अपना इमेज पोर्ट्रे करेंगी, या आप अगर एक पॉजिटिविटी लेकर आगे चलेंगी तो आप एक एक फौज को लीड कर रही हैं, एक बहुत बड़ी आवाम को आप लीड कर रही हैं। अगर आप पॉजिटिविटी लाएंगी तो आप अच्छी बातें बताएंगी, दीन की बातें बताएंगी, शरिया के मुताबिक बताएंगी, तो आप एक बहुत बड़ी उम्मत को जन्नत की तरफ ले जाएंगी। पर अगर आप एक रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं, सेलिब्रिटी हैं, और आप एक गलत नॉलेज दुनिया में या मीडिया पे आकर एक गलत नॉलेज आप प्रोवोक कर रही हैं, शेयर कर रही हैं, तो यकीन माने एक बहुत बड़ी आप आवाम को, बहुत सारे लोगों को आप जो है गलत रास्ते पर ले जाने का और जहन्नुम में जाने का जरिया भी होंगी, जो कि आप अल्लाह के आगे अकाउंटेबल भी होंगी। तो आज मेरा जो टॉपिक था वो टीचिंग के हवाले से था। हो सकता है थोड़ी सी लेंदी मैंने टॉक कर लिया, क्योंकि मैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो है इसके डिस्कस करना चाहती थी। अगर अभी भी कोई पॉइंट रह गया हो तो यू कैन ऑलवेज कम बैक टू मी, या आप मुझे पॉइंट्स दे सकते हैं, मैं नेक्स्ट कॉल में आके उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दूंगी। या कोई क्वेरीज अभी भी आपकी रह गई हो, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं उनको जवाब दे दूंगी। और अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हो मैं आकर आपसे बात करूं, तो आप मुझे लेट मी नो, इनबॉक्स कर दें या मेरे लाइव कॉल में लिख दें, मैं उस टॉपिक पर भी आगे बात करूंगी। अगर कोई बात बुरी लग गई हो तो माजरत, मैंने किसी सिस्टम को गलत नहीं कहा, मैंने किसी टीचर को गलत नहीं कहा, मैंने कहा है ऑल आर डूइंग देयर बेस्ट जॉब इन द बेस्ट वेज इन देयर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस। आई जस्ट शेयर्ड माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई जस्ट शेयर्ड कि मैंने अपना लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी स्कूल लाइफ में मैं चीज़ों को कैसे परसीव करती थी, उनको व्यू करती थी, मैंने वो शेयर किया है। किसी को डिफेम करना, या मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि या कोई टीचर्स अच्छी नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक आइडियल टीचर को कैसा होना चाहिए मैंने वो शेयर किया है।
अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हम सबको सही शरिया पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जिस जिस प्रोफेशन के साथ हम लोग मुंसलिक हैं उन सब के साथ अल्लाह ताला हम सबको जस्टिस करने की तौफीक अता फरमाए। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला लाइव का सिलसिला जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, रमज़ान भी आ रहा है, उस लिहाज से भी बहुत सारे सेशंस होंगे। आप लोग भी लाइव आइए, अपनी बातें भी शेयर कीजिए, कोई भी टॉपिक पकड़ लीजिए, आप बात करना चाहते हो तो ज़रूर आके बात कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।